दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल तिल्लासी में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से साइंस के सवाल। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गति के लिए, कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसमें से सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आयतन की माप के लिए। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। गैलन सामान्यतः द्रव के आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर होता 3.785 लीटर। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी। एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन होता है। एक बैरल बराबर होता है 158.987 लीटर। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खालिस्तान के कारण हटता नहीं है। किसके कारण नहीं हटता? जड़ता, गति, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो गति, जड़त्व, चुंबकत्व और गुरुत्वाकर्षण के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम बता देते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी वस्तु में स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है, और गति किसी वस्तु की गति अवस्था को गति कहेंगे। चुंबकत्व उसका गुण होता है। गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए। इसे वस्तु का जड़त्व कहते हैं। इसी कारण मेज पर रखी गई वस्तु, पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो इसका ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़ या घट सकता है। तो हम जानते हैं कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है कि उसकी जड़त्व पे प्रभाव पड़ता है। या तो वो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ सकता है या घट सकता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्न में केवल चलती लिफ्ट का उल्लेख है, अतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वजन बढ़ या घट सकता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगा तो व्यक्ति को अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यदि नीचे की ओर गति करता है तो व्यक्ति को अपना वजन घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्रक रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है। क्यों पीछे करता है? उसका ऑप्शन है कि वह संपर्क के समय को कम करता है, जिससे संपर्क के बल में गति में वृद्धि हो जाती है। और सेकंड है बी, वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। थर्ड है वह गेंद लपकने से डरता है और इसलिए अपने हाथ पीछे खींच लेता है। और फोर्थ ऑप्शन है वह संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। ये एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 27 अप्रैल 2016 के बीच में आया वो क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा, देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका आंसर कहलाएगा। वह संपर्क समय में वृद्धि करता है जिससे समय के बल में कमी आ जाती है, और समय के बल में कमी आ जाने से उसके हाथों में चोट नहीं लगती है। ठीक,
देखिए, खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को कैच लेते समय अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण है कि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद को क्या करता है, वह गेंद की अंगुलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कार एक मोड़ लेती है, चलिए, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। मोड़ के समय आप जानते हैं कि जो बल होता है वो दो प्रकार से कार्य करता है, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। अंदर की ओर जो कार्य करता है वो बल केंद्राभिमुख कहलाता है, और जो बाहर की ओर कार्य करता है वो बल होता है अपकेंद्री बल। केंद्राभिमुख या अभिकेंद्री बल उसको उस नाम से जाना जाता है। और तनाव बल तो हो नहीं सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक दाईं ओर को घूम जाती है तो हम झटके के साथ बाईं ओर की दीवार से टकरा जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है कि हम पर कोई बल वास्तव में बाहर की ओर लगा। वास्तव में जब गाड़ी दाईं ओर घूमती है तो हमारे शरीर पर आवश्यक अभिकेंद्री बल नहीं था, अतः हमारा शरीर सीधी रेखा में ही गति करता है। जबकि गाड़ी दीवार दाईं ओर घूम गई, इसलिए हम बाईं ओर को मुड़कर दीवार से टकरा गए और हमें ऐसा आभास हुआ कि जैसे हम पर कोई अपकेंद्र बल लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? सीधी सड़क पर एक समान वेग से चलने वाली कार के लिए सही है। तो कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य लगातार बदलता रहता है, कि कार का त्वरण लगातार बदल रहा है, या कार का वेग शून्य है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। तो अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जान लेते हैं। जब कार का वेग बढ़ता है कहा जाता है कि कार में त्वरण हो रहा है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग एक समान दर से बढ़ता है तो त्वरण को एक समान कहा जाता है। वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि वह सीधी रेखा में चलती है एवं उसके समय के समान अंतरालों में समान मात्रा में उसका वेग बढ़ता है। दूसरे शब्दों में वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि उसका वेग एक समान दर से बदलता रहता है। तो इसका विकल्प बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेयरी में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो निस्तारण, इसका ऑप्शन होगा निस्तारण, आंशिक आसवन, अपकेंद्रीकरण, क्रिस्टलीकरण। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीकरण। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण के बारे में जान लेते हैं। अपकेंद्रीकरण क्या होता है? अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अपकेंद्रीकरण यंत्र की सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक किया जाता है। इस यंत्र में द्रव को किसी बर्तन अथवा नलियों में भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। इस क्रिया में भारी कण हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से अधिक दूरी पर होते हैं, परिधि की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार पृथक हो जाते हैं। दूध से क्रीम निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन ए है अपकेंद्री, सेकेंड है अभिकेंद्री, गुरुत्वीय बल और अविलंब बल। तो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, ये आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल आप जानते हैं जबकि अंदर की ओर कार्य करने वाला बल होता है अभिकेंद्री बल कहलाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। रोलर कोस्टर की सवारी में भी अभिकेंद्री बल कार्य करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे नोट्स कर ली अपने कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल मनी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट? तो आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। केल्विन तो नहीं हो सकता, ना वोल्ट हो सकता है, तो बल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन के बारे में जान लेते हैं। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो F बराबर m आप जानते हैं। F जो बल होता है, फोर्स होता है, और m इंटू ए यानी द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो बल कहलाता है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या 1 न्यूटन बराबर 10⁵ की घात डाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बायंड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में जाना। द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बल लगता है उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? हमको गलत उदाहरण सेलेक्ट करना है इसमें से। गलत उदाहरण कौन सा है? फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, बर्फ में स्लेज का फिसलना, व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। तो इनमें से गलत आंसर का सिलेक्ट करना है अपने को। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा अपना? व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना, ये घर्षण का उदाहरण है। घर्षण क्या है चलिए जान लेते हैं। घर्षण मतलब होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में टकराना। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाने का घर्षण नहीं होता है, यह कार्य है, उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाज़ों की गति में वृद्धि खालिस्तान पर आधारित है। तो ऑप्शन है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन के का दूसरा नियम। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जहाज़ों की गति में जो वृद्धि होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है चलिए जानते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप में डुबाई जाती है तो उसके आभासी भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। लोहे के जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो जाता है। जहाज की गति में वृद्धि भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा आंसर फर्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका निम्न में से आंसर बताना है। वेग एवं त्वरण शून्य होता है, वेग शून्य होता है, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग रहता है, या वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है तथा त्वरण शून्य होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा त्वरण शून्य होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर जान लेते हैं बी। ठीक है,
तो इसके बारे में जानते हैं। जब सीधे ऊपर की ओर कोई पिंड फेंका जाता है तो शीर्ष पर पहुंचने पर उसका वेग शून्य हो जाता है तथा उस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, उस रूप में वो कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? तो इसका ऑप्शन है, एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है, और सेकंड है, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतरालों के बाहर क्षेत्रफल बनाती है, और नेक्स्ट है, एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होती है, और डी है, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो केपलर का जो नियम कहता है कि जोहान्सबर्ग केपलर ने 16वीं शताब्दी खगोल विज्ञानी थे जिसने 3 नियमों को स्थापित किया जो ग्रहों की गति पर आधारित थे। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार दीर्घवृत्तीय कक्षा के 2 नाभिक में से एक पर सूर्य सहित सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। इस नियम का अर्थ है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त होती है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों, सेकंड नियम है इसका, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह परिक्रमा करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल में हट जाती है। फिर है, किसी भी ग्रह का सूर्य के प्रति परिक्रमण काल एक पूरा चक्कर लगाने का समय का वर्ग दीर्घ उस की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर ए का क्यूब, जिससे वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सफल होता है। अतः विकल्प क्या सही होगा? विकल्प डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ग्रहों का जो ग्रह पथ होता है उसका सामान्य आकार क्या होता है? गोलाकार, अंडाकार, शंक्वाकार, पैराबोलिक। तो हमको याद होना चाहिए कि जो ग्रहों का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है और दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाते हैं वो। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। ठीक है, और अंडा जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह, सैटेलाइट, तारा, आकाशगंगा। जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा कौन करती है? ग्रह करते हैं। ठीक है, तो 26 का जो आंसर होगा वो ए होगा। देखिए इसमें जान लेते हैं, सौर परिवार में ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। तो उपग्रह ग्रहों के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है, तो उपयुक्त आंसर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जोहान्स केपलर, गैलीलियो गैलीली, विलियम हर्शेल, निकोलस कोपरनिकस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस। तो इसके बारे में जान लेते हैं, निकोलस कोपरनिकस के बारे में। निकोलस कोपरनिकस पहले यूरोपियन खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अर्थात हीलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ना होगा, सूर्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तनाव, जड़ता, वजन या काम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजन। ठीक है, एक वस्तु पर लगाया गुरुत्वाकर्षण बल को भार या वजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अपने को असत्य कथन पहचानना है। पहला है कि गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण आकृति, आकार और शरीर के द्रव्यमान को स्वतंत्र होती है। बी है, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और है, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है।
और लास्ट है, अगर लिफ्ट तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान, गुरुत्वीय स्थिरांक जी कैपिटल जी पृथ्वी के द्रव्यमान एम तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर के मानों पर निर्भर होता है। क्योंकि गुरुत्वीय स्थिरांक तथा पृथ्वी का द्रव्यमान एम सदैव स्थिर रहता है। जब तक पृथ्वी की त्रिज्या स्थिर रहती है गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर रहता है, अतः कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना किलोग्राम होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 किलो, 760 किलो, 10 किलोग्राम, 14.3 किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, 14.3 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी पर व्यक्ति का भार 38 किलोग्राम होता है। तो बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार जो है इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटे 9.8 मीटर पर सेकंड का वर्ग इंटू 3.7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 14.3 किलोग्राम इसका आंसर आ जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पे अवश्य बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि हम पल पल आपके लिए ऐसे साइंस के क्वेश्चन लेकर आते रहें। धन्यवाद।